आज के वीडियो में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के लिए एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो आइए चलें और देखें कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या है, मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है और उसे कैसे डिराइव करते हैं। इस एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए हमें जिस डायग्राम का हेल्प लेना है वो डायग्राम यहाँ है, ड्रा किया हुआ है। इस डायग्राम में ये मेटेलिक प्लेट को और ये भी मेटेलिक प्लेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें ये एज्यूम करना है, मानकर चलना है। इस मेटेलिक प्लेट को दोनों को ही हम एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब बैटरी से सेल से कनेक्ट कर देते हैं और वो सेल यहाँ है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल को प्लेट कैपेसिटर का इस प्लेट से कनेक्ट किया गया है और इस निगेटिव टर्मिनल को प्लेट कैपेसिटर के इस प्लेट से कनेक्ट किया गया है। क्लियरली ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा इस प्लेट को और ये टर्मिनल इसको निगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा, मतलब देगा। जो भी चार्ज इस प्लेट पर आएगा, सपोज कर लीजिए प्लस क्यू है और इस प्लेट पर जो आएगा उतना ही माइनस क्यू है। दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस और हर एक प्लेट का एरिया क्या है, अब हम इसे यहां पर मेंशन करते हैं। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d सपोज कर लिया जाए, मान लिया जाए, और दोनों प्लेट के बीच में जो इंसुलेटर है, मतलब जो कुचालक पदार्थ है, वो है वायु, एयर, और इसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मींस विद्युत परावैद्युतता एप्सिलॉन नॉट से शो किया गया है। अब इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, इसी के व्यंजक के लिए, इसी के एक्सप्रेशन के लिए हमें प्रोसीड करना है। सो लेट्स प्रोसीड। मान लीजिए इस तरह से एजम्पशन के बाद, मानने के बाद, जो कि हमने माना है ए, किसी भी प्लेट का, धातु प्लेट जो है मेटेलिक प्लेट, उसका क्षेत्रफल है ए, एरिया ए। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी डी, और क्यू, किसी भी प्लेट पर प्रेजेंट जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो है क्यू। ये वैल्यू में है साइन को छोड़ करके। अब इस इंफॉर्मेशन के हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस प्लेट पे चार्ज डेंसिटी क्या है। चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज में डिवाइड कर देंगे इस एरिया से, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कहलाता ही वो है जो अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया प्रेजेंट होता है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश रहता है वही आवेश घनत्व कहलाता है सतह के लिए, और इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन होगा Q बाई ए से, यानी ये सिग्मा जो Q बाई ए के बराबर हो रहा है, सतह पर आवेश घनत्व है, सतह पर आवेश घनत्व है Q बाई ए। अब जब चार्ज डेंसिटी किसी भी प्लेट के लिए ये सिग्मा है, Q बाई ए है, तो इस चार्ज डेंसिटी की वजह से बिटवीन द प्लेट्स जो स्पेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर चार्ज प्लेट की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स मीन्स प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिया जाता है E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट वही है जो इन दोनों प्लेट के बीच इंसुलेटर है, जो एयर है, और उस एयर का ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मीन्स वायु की विद्युत परावैद्युतता। अब अगर वायु के लिए है तो ये नॉट का यूज किया गया है, हम यहाँ पर E के लिए भी E नॉट का यूज करते हैं, कर सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस रिलेशनशिप को यूज करके, जो रिलेशनशिप बताता है कि V इक्वल टू E इंटू R, यानी इसलिए PD बिटवीन द प्लेट्स means
प्लेटों के बीच विभव अंतर V इक्वल टू E इंटू आर से दिया जाता है, बट E यहां पर E0 है और R यहां पर D है। देयरफॉर हम कह सकते हैं V इक्वल टू E0 टाइम्स D। V इक्वल टू E0 टाइम्स D। जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का विभव अंतर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, पता कर लिया, तो अब हमें जानना है दोनों प्लेट के बीच की धारिता क्या होगी, कैपेसिटेंस क्या होगा। कैपेसिटेंस को डिफाइन करते हैं उस अमाउंट ऑफ चार्ज से जो रिक्वायर्ड होता है किसी प्लेट का, किसी सरफेस का पोटेंशियल 1 वोल्ट से चेंज करने के लिए। करेक्ट। इसलिए अब हम C इक्वल टू देयरफॉर C इक्वल टू Q बाई V से हम C का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब C इक्वल टू Q बाई V हो रहा है, तो अब Q तो हमारे लिए नोन है, जो Q यहाँ पर एक्यूमुलेटेड है, प्रेजेंट है, वही Q है, चार्ज है। लेकिन V, तो V भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं। तो V का वैल्यू यहाँ से हम ले लेंगे और Q यहाँ जो दिया हुआ है वो ले लिए। तो अब C को फर्दर Q बाई V से पता करते हैं कि वो कितना होता है। देयरफॉर C इक्वल टू Q बाई V जो दिया जा रहा है, इसमें Q तो Q ही रह जाएगा, लेकिन V को हम यहां से वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं E0 D वो यहां पर रिप्लेस कर देंगे। फर्दर Q Q ही रहेगा, ठीक है। E0 जिसे हमने फाइंड आउट किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उससे रिप्लेस कर देंगे। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये ले लिए और E को रिप्लेस कर दिए और D एज इट इज रह जाएगा। अब सिग्मा को हम रिप्लेस करेंगे उस क्वांटिटी से जो डिफाइन करता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मीन्स किसी सतह का आवेश घनत्व, और वो दिया जाता है अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया Q बाई A से। सिग्मा को हम रिप्लेस कर देंगे Q बाई A से। ये एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी पहले से है, इसलिए ये एज इट इज रह जाएगा और ये D यहाँ पर इनटू में रह जाएगा। अब इतना करने के बाद जब इस डिवीजन को, जो ये मेन डिवीजन है, भाग की क्रिया है, इसे हम बदलते हैं इनटू में, गुना में, तो फिर इसके नीचे का जो टर्म है वो अपना रेसिप्रोकल फॉर्म ले लेता है, मीन्स अपना व्युत्क्रम रूप ले लेता है। तो रेसिप्रोकल फॉर्म में अब Q बाई A टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये उलट जाएगा और लिखा जाएगा Q टाइम्स एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A और बाई फिर Q रह जाएगा और ये D रह जाएगा, इसलिए Q और D एज इट इज लिख देंगे। अब Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और तब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई D का आएगा। ये वैल्यू किसका वैल्यू होगा, ये C का वैल्यू होगा, क्योंकि ये C के लिए निकाला जा रहा था, ये सब स्टेप्स किसके लिए लिया जा रहा था, C के लिए, तो ये वैल्यू C का होगा और इसीलिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई D होगा। तो ये जो आया एक्सप्रेशन, यही व्यंजक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के लिए, यही एक्सप्रेशन है, यही व्यंजक है जी। तो यही व्यंजक हो गया। अब चूंकि ये C उस धारिता को व्यक्त करता है, उस कैपेसिटेंस को एक्सप्रेस कर रहा है जिसमें पैरेलल प्लेट के बीच में जो भी इंसुलेटर है, जो भी कुचालक पदार्थ है, वो एयर है या वैक्यूम है, उसी के लिए। तो फिर अगर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं उस केस में, तो C के लिए भी हम नॉट का यूज करते हैं और तब इसलिए ये हो जाता है C नॉट। तो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई D, यही एक्सप्रेशन हो गया और यही रिजल्ट हो गया जिसके लिए हम डिराइव कर रहे थे। अब यहाँ पर कुछ रिमार्केबल पॉइंट्स हैं जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं और उसके बाद इसे कंक्लूड करते हैं जी। चूंकि जो कैपेसिटेंस हमने देखा, जो धारिता हमने देखा, वो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है। अब इस एक्सप्रेशन से क्लियर हो रहा है कि चूंकि ये एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू जो होगा वो मेनली डिपेंड करेगा एरिया पर, जो दोनों प्लेट में से किसी भी प्लेट का एरिया है, और डिपेंड करेगा इस D पर, जो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये C नॉट का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर एरिया इंक्रीज करें और डिक्रीज करेगा अगर एरिया डिक्रीज करें। ठीक उसी तरह से ये C नॉट का वैल्यू इंक्रीज करेगा अगर हम D को डिक्रीज करें और इंक्रीज के बजाय ये डिक्रीज करेगा अगर D को इंक्रीज करें। तो अब हम इसे सेपरेटली एक्सप्रेस कर देते हैं, व्यक्त कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1 में देयरफॉर पॉइंट 1 C is proportional to A और is proportional to 1 by D। यहाँ पर C नॉट ना करके हमने C लिया है इन जनरल।
लेकिन जहां भी हमें डिफरेंट मीडियम मिलेगा और उसमें परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी डिफरेंट होगा, उस केस में हम सेपरेट करेंगे, सी नॉट और सी अलग अलग मीडियम के लिए लिखेंगे। ग्राफिकली इसे आप शो भी कर सकते हैं। इस ग्राफ में कि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे इस ग्राफ का लेवल इस एक्सिस से ऊपर उठ रहा है। ऊपर उठना मतलब कैपेसिटेंस का बढ़ना, नीचे गिरना मतलब कैपेसिटेंस का घटना। अब डी के साथ कैपेसिटेंस सी को अगर ग्राफिकली शो करें तो उसमें शेप कैसा होगा, उसमें आकार ग्राफ का कैसा होगा, लेट्स सी। ये ग्राफ हमें सी और डी के बीच में मिलेगा। क्लियरली जब डी को वैल्यू हम डिक्रीज करेंगे, डी वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, मतलब दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हम डिक्रीज करेंगे। तो मिनिमम डिक्रीज करके क्या ला सकते हैं, जीरो। जब जीरो आएगा तो उस केस में इसका होल वैल्यू इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, तो सी भी अनंत होगा। तो अनंत वैल्यू को इस एक्सिस पर दिखलाने तो ये अनंत दूरी पर ले जाकर दिखलाना पड़ेगा। तो अनंत दूरी पर ले जाकर दिखलाने के लिए या उसके बजाय हम क्या करते हैं कि हम बाकी के पोर्शन को नहीं दिखलाते हैं और बाकी फिर यहां से दिखला रहे हैं कि ये वैल्यू डी के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आया होगा, तो इस डी के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और फिर डी का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं डी को वैसे वैसे इसका होल वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस सी भी घट रहा है। तो घटता हुआ कैपेसिटेंस को हम इस शेप से दिखला रहे हैं। क्लियरली ये शेप एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो रेसिप्रोकल में ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। अगर 1/d का c के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करते तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आता। ओके, अब आइए पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में हम ये पॉइंट आउट करेंगे कि यहाँ जो हमने एयर लिया है, दोनों प्लेट के बीच का जो इंसुलेटर है, कुचालक पदार्थ है, वो वायु है, एयर है, और उसके इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। अगर इसके बजाय कोई दूसरा सब्सटेंस लिया जाए, इंसुलेटर लिया जाए, और उसका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, तब उस केस में कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब हम इस पर कंसीडर करेंगे। पॉइंट 2 में व्हेन मींस जब। अब वायु या एयर जो दोनों प्लेट के बीच में है एज इंसुलेटर, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं अनदर इंसुलेटर से, यानी कि कोई अन्य कुचालक पदार्थ से। इस अन्य कुचालक पदार्थ की विद्युत परावैद्युतता क्या होगी, इसे हम सपोज कर लें एप्सिलॉन आर। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द इंसुलेटर, अन्य कुचालक पदार्थ की विद्युत प्रावैद्युतता, विद्युत प्रावैद्युतता किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा याद रखिएगा, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, यानी वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो अब एप्सिलॉन आर है, तो वैसे केस में दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब होगा और न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो दिया जाएगा न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। इसे बिटवीन पढ़ते हैं, प्लेटों के बीच नया विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E है, से मीन्स मान लिया। तो अब यह E दिया कैसे जाएगा, एक्चुअली E नॉट जो पहले वायु या एयर रहने पर या वैक्यूम रहने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E नॉट, और E जो अब नया विद्युत क्षेत्र हुआ है, न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक नए इंसुलेटर को इंट्रोड्यूस करने पर E उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब अगर इस E से जो न्यू E है, नया विद्युत क्षेत्र है, इससे डिवाइड करें पहले वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायु या वैक्यूम के लिए था मीन्स, तो आता है एक नंबर, और वही नंबर यह एप्सिलॉन आर को डिफाइन करता है, और यही एप्सिलॉन आर कहलाता है मीडियम का, जो नया मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया है उसमें दिया है, उस माध्यम का ये विद्युत परावैद्युतता कहलाता है वायु या निर्वात के सापेक्ष। क्लियर। तो अब इसलिए हम इस E को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे राइट साइड में ले जाकर और इसे राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाकर, तब ये लिखा जाएगा एप्सिलॉन आर डिनोमिनेटर में और E नॉट न्यूमरेटर में। तो E नॉट बाई एप्सिलॉन आर से E दिया जाएगा। अब इसलिए V कितना होगा, दोनों प्लेट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा अब V वो दिया जाएगा E इंटू डी से। फॉर्मूला V निकालने के लिए वही है जो हमने पहली बार में यूज किया है,
तो अब ई को रिप्लेस कीजिए ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर से, और ये डी के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो डी आप डॉट दे करके डी को मेंशन कर दीजिए। अब ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स डी, ये हो गया क्लियरली। ई नॉट को हम जो पहले लिख चुके थे ऑलरेडी, हम उसे लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और ये एप्सिलॉन आर पहले से है यहाँ पर, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स बाई करके एप्सिलॉन आर है, तो इन दोनों का अब बाई ये होगा। यहाँ पर ना लेकर के एप्सिलॉन आर को हम इसके साथ ले आते हैं, क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यही फॉर्म आएगा। अब रहा सवाल इस डी का, तो इस डी का यहाँ पर ले लीजिए ऐसे। अब उसके बाद ये भी अगर आ गया तो वंस अगेन भी को सिंप्लीफाई करने के लिए सिग्मा हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे? जैसा कि हमने पहले किया था Q बाई ए से, तो यहाँ पर Q बाई ए कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एप्सिलॉन आर लिख लीजिए और ए यहाँ पर अब लाइए, तो इतना लिया, और तब जाकर के हम यहाँ पर डी इंटू करके देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो अब ये डी भी मालूम हो गया हमें। अब हमें क्या मालूम करना है? तो कैपेसिटेंस। जब न्यू सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस किए एज इंसुलेटर, तो अब कैपेसिटेंस कितना हुआ यही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए भी डिफिनेशन वही है, परिभाषा वही है, मतलब C इक्वल टू Q बाई V। न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस मीन्स नई धारिता। नई धारिता को हम C से इंडिकेट करेंगे, और तब C इक्वल टू डिफाइन किया जाएगा Q बाई V से, इसलिए C इक्वल टू Q बाई, और तब Q बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R टाइम्स A, और तब D। अब इतना करने के बाद Q टाइम्स एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के साथ A और बाई D, और ये Q साथ में रह जाएगा, यानी कि अब Q टाइम्स D होगा। तो सिंप्लीफिकेशन में ये Q और ये Q कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद अब जो बचेगा वो न्यू धारिता, नई धारिता C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R टाइम्स अंडर ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इससे दिया जाएगा। अब इस रिजल्ट में एप्सिलॉन R उस मीडियम का, उस इंसुलेटर का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है एयर के रेस्पेक्ट में या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, जिस मीडियम को रिप्लेस किया गया है, रिप्लेस करके लाया गया है। किसको रिप्लेस किया गया है? एयर को या वैक्यूम को। तो एयर या वैक्यूम यानी वायु को अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह पे दूसरे सब्सटेंस को लाया जाए, दूसरे पदार्थ को लाया जाए जिसकी अपेक्षित विद्युत प्रावैधता एप्सिलॉन R है, तो ये एप्सिलॉन R वही है। और इसके बाद अंडर ब्रैकेट जो टर्म्स देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A बाई D, ये उस धारिता को व्यक्त करता है, उस कैपेसिटेंस को बताता है जो कैपेसिटेंस था इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कब? जब दोनों प्लेट के बीच में एज इंसुलेटर एयर था या वैक्यूम था, और इस कैपेसिटेंस को हम C नॉट से एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन R टाइम्स C नॉट। अगर हम एप्सिलॉन R टाइम्स C नॉट लिख रहे हैं तो इससे हमें एक रिजल्ट मिला। रिजल्ट ये मिला कि ये कैपेसिटेंस उस कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन R गुना हो गया, एप्सिलॉन R गुना हो गया, एप्सिलॉन R टाइम्स हो गया। जो कैपेसिटेंस उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का था जब दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम था एज इंसुलेटर। अब इस रिजल्ट के साथ ये रिमार्क्स का जो पॉइंट नंबर 2 था ये ओवर हुआ, और इसी के साथ ओवर हुआ जो हमने ये हेडिंग लिया था कि एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समानांतर संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने का, यानी कि ड्राइव करने का जो टारगेट था वो अचीव हुआ। और इसी के साथ ये वीडियो आज का ओवर, और इसी के साथ आज का क्लास भी ओवर। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, फिर किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू।